मंगरुआ ने हमेशा की तरह एक बार फिर से चौपाल सजा ली है। और आप जानते हैं कि मंगरुआ जब चौपाल सजाता है तो हमेशा भाई ही बैठते हैं। कभी बड़े भाई बैठते हैं, कभी छोटे भाई बैठते हैं, और भाई सब बड़ा बड़ा काम करते रहता है। तो हमारे साथ है आदित्य झा, और छात्र जीवन से हम लोग साथ हैं। बीच में हर आदमी काम में बिजी हो जाता है, ये भी काम में बिजी हो गए होंगे। अब जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो एक बार फिर से मुलाकात हुई है। आदित्य जी, जी नमस्कार। नमस्कार। गांव का सफर कहाँ से शुरू हुआ था? गांव का सफ़र अगर ये कहिए कि दिल्ली का सफ़र गांव से शुरू हुआ। और गांव का सफ़र तो बहुत बढ़िया नहीं रहा, बहुत ही ग्लोरियस नहीं रहा। ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो ग्रामीण परिवेश के बारे में आप भी अवगत हैं। तो एक बहुत ही इंटीरियर मोस्ट हम कह सकते हैं, समस्तीपुर में मेरा गांव पड़ता है जिसका नाम है श्रीपुर गाहर, खानपुर ब्लॉक में आता है। अब तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई है मेरे गांव में, लेकिन जिस समय हम गांव से निकले थे, हालांकि हम गांव को छोड़े नहीं हैं, गांव में मेरा आना जाना और 100% मेरा गांव के हर चीज़ में प्रेजेंस रहता है। लेकिन फिर भी जब कर्मभूमि बनाकर दिल्ली में आए थे तो उस समय ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी सुविधाएं का अभाव था वहाँ पे। और शैक्षणिक स्तर पर भी बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ग्लोरियस नहीं था, बहुत मतलब हिस्टोरिकल नहीं था जो आज के समय में शहरों में फैसिलिटीज़ हैं, या शिक्षा का हो चाहे सुविधाएं हो, बाकी चीज़ें हो। लेकिन जब गांव से निकल के शहर में हम आते हैं तो एक नए नए सपनों को लेकर आते हैं, नई उम्मीद को लेकर आते हैं, और ज़िंदगी में एक नई ऊंचाई को पाने का एक उत्साह लेकर आते हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम भी गांव से निकले थे और दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली आने का मेरा जो बहुत ही स्टार्टिंग में मकसद था, वो मकसद तो ये था कि नौकरी की प्राप्ति करना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ईश्वर का ऐसा कृपा हुआ कि हमने पढ़ाई को चुना और हमने सीए किया, फिर सीएस किया, सीडब्ल्यूए किया। और आदित्य झा जब ये कहते हैं कि गांव से शहर आने का मतलब ये था कि नौकरी करना है, तो मंगरुआ उस बात को ऐसे समझता है कि आदित्य झा बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से हैं। घर में परेशानी रही होगी, गांव में परेशानी रही होगी, दिल्ली शहर में आए होंगे। दो तरह के लोग आते हैं, एक तो पढ़ने लिखने के सिलसिले में आते हैं, दूसरे लोग आते हैं नौकरी की तलाश में। दो तरह से लोग नौकरी भी तलाशते हैं, पूरी पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते हैं, और एक ये सपना लेके आते हैं कि चलो मैं पढ़ाई भी करूँगा और नौकरी भी करूँगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ग्रामीण परिवेश में हम एक किसान फैमिली में थे, और किसान परिवार में होने के नाते हम वो तमाम काम में व्यस्त थे और वो तमाम काम करते थे जो एक सामान्यतया किसान परिवार में होता है। जैसे कि मवेशी का पालन पोषण करना, खेती करना, घास काटना, भूसा जो भी होता है, खान पान, मवेशी का दूध, तो वो सारी चीज़ों में हम इन्वॉल्व हुआ करते थे और मेरा बेसिक दिनचर्या ही वही था। और उसी के साथ साथ जब समय मिलता था तो पढ़ाई लिखाई भी हुआ करता था। पढ़ाई लिखाई में हम बचपन से बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। ग्रामीण परिवेश में उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी और जागरूकता का भी अभाव था। और अब इंटरनेट आने की वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा जागरूक हुए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 95 96 के समय की, तो बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। और चीज़ें वहाँ से बदलती हैं और वहाँ से बदली जब हम लोग गांव से निकले और शहर में पहुँचे। वहाँ से हम लोगों को पता चला, या मुझे पता चला कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगा, बहुत परिश्रम करना होगा, और हमें कुछ भी विरासत में नहीं मिला है। और जो भी करेंगे वो खुद ही करेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और इसी मूल मंत्र को साथ साधा, गांठ बांधा, और इसी मूल मंत्र के साथ आज भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
समझ रहे हैं ना। आदित्य झा ने कहा कि माने जब दिनचर्या की शुरुआत होती थी तो घरेलू काम काज से होती थी और पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मंगरुआ छात्र जीवन में थोड़ा जूनियर ही रहे होंगे और मंगरुआ के कुछ मित्रों ने बताया कि अरे बड़ा इंटेलिजेंट था। तो क्या कह रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, या कितना मेहनत की होगी, आप बखूबी समझ सकते हैं। आदित्य झा, जरा पेशा भी बताइए दीजिए। देखिए, हम कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं। आपने एक शब्द कहा इंटेलिजेंट। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं होता। भगवान जिसको भी इस धरती पे भेजते हैं एक सामान्य बुद्धि के साथ भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कहते हैं कि कोई बच्चा बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। फर्क ये होता है उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उस बच्चे की अभिरुचि क्या है। हम पढ़ने में बचपन में अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि मेरे में पोटेंशियल नहीं था। हम बचपन में भी पढ़ाई में अच्छे हो सकते थे, बशर्ते कि मेरे अभिरुचि के हिसाब से मुझे पढ़ाई मिलता, मुझे क्या बात। गार्जियनशिप मिलता, मुझे अच्छा माहौल मिलता और एक अच्छा स्कूल मिलता, अच्छे गुरु मिलते, अच्छा सोसाइटी मिलता। तो मेरे में ऐसा नहीं था कि पोटेंशियल नहीं था। और मेरा ये मानना है कि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता दुनिया का जिसमें पोटेंशियल। बच्चे तो एक खेत है, एक उपजाऊ खेत है, उसमें जैसा हम सिंचाई करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, जैसा खादान डालेंगे, वो फसल वैसा ही उपजेगा। तो इसलिए जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। आपने कहा कोई मैं आज भी मानता हूँ कि मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ। नहीं, आज आप मानते हैं, आपके मानने से आदमी अपने विषय में कैसे कहेगा कि मैं हम खूब तेज हैं, हम खूब तेज हैं, हम खूब तेज हैं। मित्र यार बता ही देते हैं। और आदित्य झा ने अच्छी पढ़ाई की है, पेशे से सीए हैं। कब आए थे नेहरू बिहार में? हम नेहरू विहार आए थे अपना प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद सन 2009 में। सिविल सर्विसेज की अभिलाषा को लेकर के आए थे। जब हमने अपने ज़िंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया, यानी कि 3 प्रोफेशनल डिग्री जो इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है, उस तीनों टफेस्ट एग्ज़ाम को हमने एक साथ क्वालिफाई किया। तो उसके बाद एक मन में रह गया था कि एक आखिरी पड़ाव रह जाता है जिसे हम कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया में, वो है सिविल सर्विसेज। तो क्यों ना एक बार अपने किस्मत को वहाँ भी आजमाया जाए, अपने मेहनत को वहाँ भी देखा जाए कि हम वहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 में सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स का सिलेबस बदल गया और 2011 में मेंस का सिलेबस बदल गया और मेरे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट रह रहा था। फाइनली हमने 12 से अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया और ज़िंदगी की शुरुआत हमने वहाँ से। तो आदित्य चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस शुरू कर दिया, लेकिन उस बीच उसके पहले मगरुआ एक लाइन कहेगा, बड़ा रोचक है और जो कि हम लोग छात्र जीवन से कहते सुनते आ रहे हैं। काजी कहाँ के हो? तो बिहार के। तो यूपीएससी वगैरह दिए हो कि नहीं? तो ना, तो जाओ एक बार पीटी ओटी दे कर। मैंने हम राज भी स्वीकार नहीं करता। तो आदित्य के मन में भी अभिलाषा थी कि हमने तो सीए कर ली, अब यूपीएससी भी देना है। संजोग से जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय सिलेबस चेंज हुआ था और अब जाके चीज़ें सेटल्ड हुई हैं, फिर से बच्चे सामने आना। सीए की बात कर रहे थे आप। सीए मेरे लिए एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, जिस चैलेंज के लिए हमने कभी तैयारी नहीं किया था, हमने कभी प्लानिंग नहीं किया था, हमने कभी सोचा नहीं था। हम अपने आप को इस वजह से सीए करने के कैपेबल नहीं मानते थे क्योंकि लोग मुझे इस चीज़ को सोचने के लिए कैपेबल मानते ही नहीं थे। लोगों का ये मानना होता था कि नहीं नहीं, सीए तो बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट में, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आपको बच्चों को हौसला बुलंद करना चाहिए, आपको लोगों को, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए था कि यस यू कैन डू इट। मतलब कोई भी कर सकता है, एटलीस्ट वन कैन डू व्हाट ए मैन हैज़ ऑलरेडी डन।
एक इंसान वो कर सकता है जो एक इंसान ने पहले कर रखा है। लेकिन हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा तबका का ये एक आदत है कि बच्चे को डिमोटिवेट करना और उनको काम के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उसको डिमोटिवेट करना, हतोत्साहित करना कि नहीं नहीं तुमसे नहीं हो सकता। तो कभी मेरे मन में ऐसा आता भी था कि हम सीए कर सकते हैं, तो लोगों का इतना प्रेशर था कि नहीं 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 मेरे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझे ताना मारेंगे। तो इस वजह से हमने इस फीलिंग को कभी जाहिर नहीं किया। और जब ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे मुझे लगा कि अब सीए करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जब मैं आया था तो नौकरी 2000, 2200, 2500, तो उस तनख्वाह से मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता रह गया था कि अब कुछ करना है तो एक चैलेंज लेना होगा। और यही सोच करके हमने कहा कि नहीं हम सीए करते हैं। और हमने मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। और हमने सिर्फ सीए नहीं किया, हमने सीए के साथ साथ सीडब्ल्यूए भी किया, सीएमए भी किया और सीएस भी किया, है ना। और ये तीनों हमने एक साथ किया। और मेरे लिए ज़िंदगी का वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, सिर्फ शैक्षणिक स्तर पे नहीं, व्यवहारिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, कि ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाता है, किसी काम को कैसे अचीव किया जाता है, किसी काम को कैसे, किस तरीके से, किस रास्ते से हम अचीव कर सकते हैं। और उसी 5 साल में जो हमने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को डेवलप किया, वो आज भी हमें काम आता है। और उसी उसूल पे, उसी तरीके पे हम आज भी काम करते हैं। और तो आदित्य बोल रहे हैं और मंगरुआ मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा इसलिए रहा है कि मैंने, ये आदमी कहता है, पतला दुबला सा नौजवान आया होगा, गोरा चिट्टा तो है ही, तो ये आदमी कहता है कि हमको कुछ नहीं कर, मैंने लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं करेगा तो हम सीए कर, मैंने हमारे दिमाग में आया कि नहीं सीए तो कर रहे हैं, मैंने, आप समझ रहे हैं, मात्र 2% भी रिजल्ट नहीं हुआ करते थे उस जमाने में। हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे ड्यू के, तो सब दिन यूपीएससी वाले पढ़ते थे, लेकिन वो जो सीए वाले जो 3 महीने बैठ के पढ़ते थे, 24 घंटे में 18 घंटा, तो हम लोगों का भी दिमाग खराब। और ये आदमी कहता है कि कुछ नहीं करना है तो सीए करना है, माने ये डेडिकेशन है। देखिए, जब इंसान ज़िंदगी से थक जाता है तो वो 2 काम करता है, जो मेरा मानना है। एक तो वो ज़िंदगी से हार के सुसाइड कर लेता है, और दूसरा वो कुछ ऐसा करता है जो वो कतई नहीं कर सकता है, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी लास्ट ऑप्शन होता है ज़िंदगी में। तो या तो वो कुछ करेगा या फिर वो कुछ नहीं करेगा। तो उस पॉइंट पे जब आप आते हैं, जिसे हम कहते हैं करो या मरो, है ना। तो ज़िंदगी के उस पड़ाव पे मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा था। तो मेरे लिए ये रास्ता कतई चुन नहीं सकते थे कि हम अपने आप को कुछ गलत कर लें, और ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। ज़िंदगी है तो जिएंगे, और ज़िंदगी है तो उसके लिए करेंगे, काम करके फिर देखते हैं नहीं कैसे होगा। कर्म के आगे तो भगवान भी झुकते हैं, हम इंसान क्या है। और कुछ भी पॉसिबल है, आप अगर शिद्दत से, ईमानदारी से, सही नीयत से काम करते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और आज तक हम इसी उसूल पे चलते आए हैं और हमको सब कुछ मिलता रहा है। मुश्किल नहीं है जब कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो इन्होंने ठाना कि इनको सीए करना है, तो छात्र जीवन से सफर शुरू होता है, सीए हो जाते हैं, और भी उससे जुड़े हुए कोर्स भी पूरा कर लेते हैं। कितना दूर होगा बुराड़ी से नेहरू विहार? एक चीज़ मैं आपको और बता हाँ। दूँ, मैंने 10th में मैं फेल हुआ था। 1996 में मैं फेल हुआ था। और फेल का ये आलम था कि मुझे 900 में 83 मार्क्स आए हुए थे, है ना? और उस 83 मार्क्स में से 55 मार्क्स मेरे इकोनॉमिक्स में थे। क्या तो बात। मेरे एजुकेशन का लेवल आप वहाँ से आंक सकते हैं कि मेरी पढ़ाई का परवरिश, मेरा पढ़ाई का स्तर क्या हुआ करता था। तो मगरुआ समझ गया, बूझ गया कि जब 83 मार्क्स लाएंगे तो दिल्ली में पढ़ने नहीं आएंगे, कमाने ही आएंगे, लेकिन वो बच्चा कमाने आता है। और भारत का सर्वाधिक कठिन एग्जाम, खासकर हम लोग जिस समाज से आए हैं, बिजनेस कम ही है, इसलिए सीए की तरफ लोग कम ही जाते हैं। उस एग्जाम को पास न सिर्फ पास करता है, बल्कि उससे जुड़े हुए अन्य एग्जाम भी पास करता है।
मैं एक सवाल पूछ रहा था जी जी। कि पढ़ाई लिखाई तो हो गया, पढ़ाई लिखाई के बाद स्वाभाविक है कि कुछ काम भी किए होंगे। बिल्कुल। काम धाम से ही बात शुरू करते हैं। सीए बन के क्या किए, क्या सपना था? देखिए, सीए बनने के बाद मेरे पास 3 चॉइस था लाइफ में, है ना? तो एक था कि हम नौकरी में जाएँ, दूसरा था कि हम टीचिंग में जाएँ, जो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया हुआ करता था, और तीसरा था कि हम जॉब में जाएँ। जॉब मेरा प्रेफ़रेंस कभी नहीं था। नौकरी हमने 2 बार 3 बार जॉइन किया, लेकिन मेरे नेचर में नौकरी सूट ही नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ाई मैंने किया, इतना मेहनत हमने किया, और मेरे मेहनत का जो परिणाम है, रिज़ल्ट है, जो उसका आउटकम है, वो कोई और ले रहा है। तो मैं इतना मेहनत किया तो मैं खुद कुछ करूँ। और दूसरा ये था कि मेरे पे कोई ऐसा लायबिलिटी नहीं था फैमिली के एंड से कि नहीं तुमको ये भी करना है, तुमको ये भी करना है, तुमको इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा है। तो मेरे पास इतना भगवान का सौभाग्य रहा कि फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था, और पूरा विश्वास भी था कि मुझे जो करना था, मुझे घर से पूरा फ्रीडम था कि तुमको जो करना है वो तुम करो, है ना? तो नौकरी मुझे पसंद नहीं था, और कोचिंग के लिए फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना माँगता है कि आपको पैसे होने चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो 2 चॉइस मेरे लिए ख़त्म हो गया, तो तीसरा मेरे पास एक ही चॉइस रह गया, वो था मेरे लिए प्रैक्टिस। हालाँकि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ आपको कोई नहीं जानता, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई ख़ानदान, कोई ऐसा जान-पहचान नहीं है, वहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिस को करना, फिर उसको आगे बढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी हमने ज़िंदगी में हमेशा डिफ़िकल्ट रास्ता ही चुना है, और ईश्वर की कृपा से, माता-पिता के आशीर्वाद से हमने उसमें अच्छे से सफलता पाया है। तो हमेशा डिफिकल्ट रास्ता ही चुना। और आदित्य ने एक बात कही कि हमारे ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है। तो फैमिली के प्रेशर ना होने का पॉजिटिविटी भी है और निगेटिविटी भी। पॉजिटिविटी ये है कि आप स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, और निगेटिविटी ये है कि आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि हम जिस गांव से, हम जिस समाज से, हम जिस परिवार से आते हैं, हमारा कर्म अगर उल्टा होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके आप आगे बढ़े, और नौकरी न चुन के समय समय मौका मिला नौकरी की। लेकिन हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ आप रहते थे नेहरू विहार में, वहाँ से पुरारी की दूरी कितनी है? देखिए, वैसे अगर ज्योग्राफिकली आप देखिएगा तो नेहरू विहार से बुराड़ी की दूरी तो मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर भी नहीं हो पाएगी। लेकिन बुराड़ी आने और जिस मुकाम पे ज़िंदगी ने मुझे अभी ला के खड़ा किया है, इस मुकाम तक पहुँचने में एक बहुत लंबा सफ़र लगा है। हम बुराड़ी 2012-13 से बुराड़ी में काम करते हैं। अगर सीधा-सीधी कहें तो बुराड़ी मेरे लिए कर्म भूमि रहा है। यहाँ पे हमने व्यापार किया है, अभी भी है मेरा व्यापार, और हम काफ़ी लंबे समय से बुराड़ी में आए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के सामाजिक व्यक्तित्व के साथ, सामाजिक काम में, कल्चरल काम में, धार्मिक काम में, हर चीज़ में हम यहाँ पे एसोसिएट होते गए। इस वजह से, क्योंकि मेरा इस तरह का प्रवृत्ति है, बिना किसी नफ़ा, बिना किसी नुकसान, बिना किसी राग द्वेष के हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हमेशा से जुड़ते रहे हैं, चाहे हम गाँव में रहे हों, चाहे यहाँ पे रहे हों। तो एक जुड़ाव रहा है बुराड़ी में मेरा काफ़ी लंबे समय से, यहाँ की समस्याओं को लेकर के, यहाँ के लोगों को लेकर के, यहाँ पे रहने वाले मेरे समाज के लोगों के साथ मेरा काफ़ी पुराना संबंध और गहरा संबंध रहा है। हर सुख दुख में हम लोग साथ रहे हैं, है ना? और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष बैठे हैं और कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। कहा गया है कि सुख के सब साथी, दुख के न कोई। तो दुख नेहरू विहार में गुजर चुका था, बुराड़ी आए तो सुख के क्षण थे। और जब सुख का क्षण होता है और अपने साथ हों तो उनके बीच समय गुजरते देर नहीं लगता। 12 में आए थे और ये 24 है। बुराड़ी में रहते हुए अगर आदित्य को लोगों से जुड़ाव, अपने जुड़ाव के विषय में बताना हो तो कैसे बताएंगे? देखिए, लोगों से हम कई स्तर से जुड़ाव है।
सबसे पहला तो ये है कि ये मेरा अभिरुचि है, ये मेरा कोर इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग मेरे प्रोफेशन में जिन्होंने सीए क्वालिफाई किया या फिर सीएस या फिर एमबीए जो कर लेते हैं, वो ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश में फिर जाने से अपने आप को बचाते हैं। उनके पास छुट्टी होगा तो वो कभी पहाड़ी क्षेत्र में देहरादून जाएंगे, तो स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, तो कहीं और जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा शुरू से मानना रहा है कि हमने गांव को कभी नहीं छोड़ा, हमने ग्रामीण परिवेश को कभी नहीं छोड़ा है। और बुराड़ी की जहाँ तक बात है, तो यहाँ के लोगों के साथ मेरा काफ़ी पुराना संबंध है और हर स्तर से संबंध है। पारिवारिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे धार्मिक संबंध हो। मैं यहाँ के हर कल्चरल प्रोग्राम में सब जगह अपनी भागीदारी प्रस्तुत करता हूँ और एक तरह से एक लगाव है, जुड़ाव है लोगों के साथ मेरा यहाँ पे। और इसी के वजह से हमने अपने कर्म भूमि को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक अगर मैदान की बात करें या राजनीतिक कुरुक्षेत्र की बात करें, तो हमने बुराड़ी विधानसभा को चुना है। राजनीतिक मैदान और राजनीतिक कुरुक्षेत्र तो तब होता वह होता है जहां लड़ाइयाँ होती है। खाली कहाँ है? यहाँ ऑलरेडी संजीव झा हैं। नहीं, देखिए, लड़ाई तो दो स्तर से होता है और दो तरीके से होता है। एक तो वो लड़ाई होता है जहाँ पे बम बारूद गोली बंदूक ये सब चलती है, और एक और लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, विरोध की लड़ाई होती है, सहमति की लड़ाई होती है, पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होती है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमने इसीलिए कहा आपको कुरुक्षेत्र की लड़ाई, कि यहाँ पे कोई अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है, ये एक वैचारिक बदलाव की लड़ाई है। यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है और जिस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि एक समाज के बीच में एक विरोधाभास क्रिएट हो रखा है। लोगों के बीच में आक्रोश भावना क्रिएट हो रखा है। लोग आंदोलन के पक्ष में खड़ा होने को तत्पर हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो यहाँ पे सत्ताधारी सरकार है, उनकी मैं आपको रोकता हूँ आदित्य जी। आप 2012 से कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ और ये 2024 चल रहा है। स्वाभाविक रूप से कि संजीव जब विधायक हुआ होगा 2014-15 में, और ये तीसरे टर्म में बुराड़ी में आपको कोई बदलाव दिखता है? हाँ, बदलाव जबकि बदलाव प्रकृति का सतत नियम है। बुराड़ी में बदलाव दिखता है, बहुत सारे बदलाव दिखता है। मैं बदलाव आपको गिनाना शुरू करता हूँ, आपको सुनिए। बदलाव ये दिखता है कि 2015 से पहले आप अगर बुराड़ी में आते तो आपको सड़क की स्थिति बिल्कुल तंदुरुस्त मिलती, चाहे वो मेन इंट्रेंस हो, जिसे हम बुराड़ी का अगर हम लाइफ लाइन कहें तो वो हो, चाहे एकदम कॉलोनी में आप चले जाइए, छोटा रोड की स्थिति हो। आप जब भी बुराड़ी में आते तो बुराड़ी में सड़क चलने के लिए एकदम परफेक्ट था। हालांकि उस समय में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, इनके आने से पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था दिल्ली में, माननीय शीला दीक्षित जी यहाँ के। लेकिन यहाँ विधायक श्री कृष्णा त्यागी हुआ करते थे। यहाँ के जो विधायक थे हमारे माननीय श्री कृष्ण त्यागी जी थे विधायक, और उनके समय में बुराड़ी की स्थिति आज की स्थिति से बहुत ही बेहतर थी। सड़क की हमने बात करी, बहुत बढ़िया सड़क था उस समय पे। अभी आप सड़क की स्थिति देख लीजिए, एक भी गली आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप पैदल सही तरीके से चल सकते हैं। इस तरह से सड़क की खुदाई हो रखा है, और कीचड़ गंदगी। दूसरा बदलाव की आपने बात की, तो हम बदलाव बता रहे हैं। पहले बुराड़ी में पीने को पानी मिलता था, एक पर्टिकुलर समय फिक्स था, सुबह का समय था। उस समय पे पीने का पानी, स्वच्छ पानी आया करता था, और लोग पीने का पानी घर में रख लिया करते थे और उसको पानी को यूज़ करते थे। आज आप देख लीजिए, 2015 में जब माननीय केजरीवाल जी आए तो ये झूठा दिलासा दे के आए कि हम आपका पानी फ्री कर रहे हैं, हम आपको बिजली फ्री कर रहे हैं। आलम ये है कि आज आप बुराड़ी के, चाहे आपको जिस भी एरिया में मन करे, जहाँ भी मन करे,
आप उस एरिया में चले जाइए, कॉलोनी में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, गली में चले जाइए, कोई भी गली में पानी नहीं आता। किसी भी गली में एक बूंद भी पानी नहीं आता। और जिस गली में जिस जगह पे पानी आता है वो एकदम गंदा पानी आता है। कोई पीला होता है, कोई काला होता है, कोई गंदा रहता है। यानी जिस पानी को आप पी नहीं सकते हैं, पीने को तो छोड़िए, आप जिस पानी को नहा नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, उसमें से बदबू आता है, स्मेल आता है, इस तरह का पानी है। उस पानी को पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। ये बदलाव आया है। तीसरी बात, आप बिजली की स्थिति यहाँ पे देख लीजिए। आज के तारीख में तकरीबन 70,000 एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी लगने के पेंडिंग है डिपार्टमेंट के पास, और बिजली नहीं लग रहा है। और केजरीवाल जी ने कहा कि हम तो आपको बिजली फ्री में दे रहे हैं, और बिजली लग नहीं रहा है। दूसरी बात, जिनका बिजली लगा हुआ है, आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि भाई साहब आपको बिजली फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो कह रहे थे कि 200 यूनिट तक फ्री है। आप उनसे जाके किसी भी कॉलोनी में जाके पूछ लीजिए लोगों से कि भाई साहब आपको फ्री बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो आपको बता देंगे कि कितना फ्री मिल रहा है, कितना फ्री नहीं मिल रहा है। एक एक फैमिली को 8,000 10,000 का बिजली का बिल आ रहा है। जिस घर में सिर्फ एक पंखा चलता है, कूलर चलता और बल्ब जलता, उस घर में इतने इतने का बिल आ रहा है बिजली का। ये बदलाव देखने को मिल रहा है। और बदलाते हैं, आप आज चले जाइए बुराड़ी के किसी भी एरिया में चले जाइए, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कल भी हमने चर्चा किया था इस बात पे, इतनी गंदगी है डेंगू का मच्छर है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आता, कोई एमसीडी का नहीं आता, और पूरा बुराड़ी कचरा के ढेर बना हुआ है। ये केजरीवाल जी कहते थे कि हम तो एमसीडी में नहीं हैं, इसीलिए हम साफ सफाई नहीं करा पा रहे हैं, नहीं मेरे हाथ में नहीं है। अब वो एमसीडी में भी है, उसके बावजूद भी यही हाल है। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है बुराड़ी के अंदर। तो ये बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन का सपना दिखाते हुए केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे, और वास्तव में सत्ता बदल गई। अन्ना हजारे को ये शको शुबा था कि सत्ता तो बदल जाएगी, व्यवस्था बदलेगी कि नहीं। सत्ता बदल गई कि शीला दीक्षित से केजरीवाल आ गए। स्थिति कमोबेश जैसा कि आदित्य झा बता रहे हैं और मंगरुआ को चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप जाके देखिए, आप जाके देखिए, आप जाके देखिए। मंगरुआ तो यही रहता है, तो जाके देखना क्या है, देख ही रहा है। लेकिन संजीव एक बात बार बार कहते हैं कि बनाने के लिए, निर्माण के लिए खोदना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए कि आप ही को कुछ बनाना हो तो खुदाई तो करेंगे। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। अगर मुझे कोई पीड़ा होती है तो हम डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके ठीक करते हैं, और ऑपरेशन में तकलीफ होती है। बिल्कुल आपकी बातों से हम 100% सहमत। लेकिन ऑपरेशन का अवधि कितना होना चाहिए? क्या 6 महीने ऑपरेशन होता रहेगा और पेशेंट उस दर्द को झेलता रहेगा, और आप हर दिन कहें कि नहीं नहीं अब आपका दर्द ठीक हो जाएगा, आपको ऑपरेट कर रहे हैं अगले दिन ठीक हो जाएगा? क्या ये दर्द ठीक करने का तरीका है? आप बुराड़ी में देख लीजिए, एक एक गली का इन्होंने खुदाई कर रखा है। किस खुशी में? तरीका ये होना चाहिए ना कि एक पर्टिकुलर गली को आप खुदाई कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो आप खुदाई करिए, सड़क बनाइए, फिर दूसरा खुदाई कीजिए। या फिर सीवर डालना है तो सड़क खुदाई करिए, एक बार आप सीवर डालिए और फिर उसके बाद उसको सड़क को बना दीजिए। ये तो कोई मतलब नहीं होता है कि पूरे बुराड़ी को, रदर में पूरे बुराड़ी को क्या, आप पूरे दिल्ली को चले जाइए, पूरे दिल्ली का इन्होंने सिर्फ बुरा हाल कर रखा है खुदाई करके सड़क बनाने के नाम पे। आपको मैं बताऊं इंटरेस्टिंग बात, 100 फुटा रोड जो बुराड़ी की लाइफ लाइन कही जाती है, उस पर इन्होंने कहा कि हम सीवर का काम करवा रहे हैं, और पिछले 2.5 साल से, मैं एकदम एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, पिछले 2.5 साल से ये 100 फुटा की रोड को इन्होंने तोड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से कितना जाम होता था, ट्रैफिक जाम और धूल, कितने एक्सीडेंट हुए होता था। मैं बात कर रहे हैं मतलब कि बन गया। नहीं नहीं, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। 2 महीना से जब हम लोगों ने, अब मुख्यमंत्री को जेल में भेज देंगे, पीडब्ल्यूडी वगैरह की बैठक नहीं हो पाती थी, अब वो बाहर आए हैं 177 दिन बाद। अब क्या नाम है कि ये आतिशी मुख्यमंत्री हुई हैं, बगल में खड़े रहते हैं, कहते हैं कि मैंने आतिशी को कह दिया है। तो वही संजीव झा को भी कहा होगा। अब संजीव झा सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। 4 साल तक तो लोगों ने कहा कि विधायक जी दिखाई नहीं दे रहे हैं,
खाली लेकिन अब तो दिख रहा है ना, कम से कम अब तो खुश है। मैं आपको दो बात बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, तो एक मिनट के लिए मान लीजिए कि केजरीवाल जी को अगर बीजेपी ने ही जेल में डाल दिया, आप अगर कहते हैं तो हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, बीजेपी ने जेल में डाल दिया भाई, ठीक है, तो क्या इतनी बड़ी आम आदमी पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो दिल्ली की गद्दी को संभाल सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आम आदमी पार्टी में कोई एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली की सत्ता को संभाल सकता है? या फिर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी को किसी भी अपने सहयोगी पे इतना भरोसा नहीं है कि वो दिल्ली की सत्ता को संभाल सकते हैं? नहीं, भरोसा था तभी तो आतिशी आई है ना। नहीं, वो आतिशी आई नहीं है, वो आतिशी के अब ऐसे छोड़िए, वो तो लंबा चौड़ा बात हो जाएगा। ये क्या नाम है कि जिस दिन आतिशी का शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन संजीव झा भी मंच पर दिखाई दे रहे थे, तो बहुत सारे लोग बुरारी में चर्चा करने लगे थे कि संजीव झा कहीं मंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं। आपको भी उम्मीद थी? ऐसा कोई उम्मीद नहीं था, और लोगों का उनका पत्ता साफ है, उनका यहाँ से बुराड़ी विधानसभा से उनका राजनीतिक करियर खत्म है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो जो उन्होंने लोगों के साथ धोखा दिया, लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी किया, बुराड़ी विधानसभा में जितना उनको लूटना था उन्होंने लूट चुके हैं। अभी 3-4 महीना और बचा हुआ है, जितना लूटना है वो लूट लें। मैं बताता हूँ पूरे बुराड़ी के मैं खुदाई क्यों करवाया, खुदाई कराने के पीछे क्या पर्पस है? सिर्फ एक ही मकसद है कि खुदाई के नाम पे फिर पैसा गवर्नमेंट से लेंगे और पैसा कमीशन मिलेगा, बात खत्म। नहीं तो क्यों करा सकते हैं? मैंने काम कराए तो खुदाई कराना पड़ेगा, खुदाई कराना पड़ेगा तो माल बनाने के लिए करा। बहुत सारा लोग ये भी करा है, क्योंकि मैं ये बार बार ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मंगरुआ के थोड़ी गांव पंचायत में रुचि है, मगर ये बुराड़ी भी एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड विलेज है। ग्राम सभा की जमीन वही बची है कि नहीं? ग्राम सभा की जमीन, अब इसमें तो मेरे से बेहतर आप समझ सकते हैं कि बुराड़ी के अंदर उन्होंने कम से कम सैकड़ों एकड़ से भी ज़्यादा ग्राम सभा के ज़मीन को इन्होंने बेच दिया। बाकी को तो छोड़िए, जिस घर में ये रह रहे हैं वो ज़मीन भी ग्राम सभा की है। इससे आगे मैं क्या बताऊं? तो एक गांव आपने सुना होगा, बावनी गांव, समझ रहे हैं ना? बावनी गांव का मतलब होता है 5200 बीघे का रकबा, और बुराड़ी उन गांवों में शामिल है। पुराना गांव है, बड़ा गांव है। बुराड़ी का रकबा ही 5200 बीघे का था। बहुत सारी ग्राम सभा की जमीन रही होगी जो कि खेल पूर्वजों ने छोड़ा होगा। ठीक है, हमारे पूर्वज यहाँ नहीं थे, त्यागियों के ही पूर्वज रहे होंगे, या जो लोग यहाँ के मूल बासिंदे हैं उनके ही पूर्वज रहे होंगे। कुछ सार्वजनिक जमीन छोड़ा होगा मंदिर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, खेल ग्राउंड बनाने के लिए। सारे ज़मीन को इन्होंने बेच दिया। सारे ग्राम सभा के ज़मीन को इन्होंने कॉलोनाइज़र के साथ मिल करके इन्होंने बेच दिया। और आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ कि जितने भी कॉलोनाइज़र ने यहाँ पे प्लॉटिंग किया है, हर प्लॉटिंग में इनका एल कॉर्नर का ज़मीन बचा हुआ है और मोटा आमदनी किए हैं। आया था तो व्यवस्था परिवर्तन, ये ईमानदारी का टोला उड़े हुए। हाँ, ये तो नटवर लाल है ना। ये तो बहरूपिया, आप लोगों ने सुना होगा, गांव में वर्ड है बहरूपिया। केजरीवाल जी 100% बहरूपिया हैं, और इनकी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सिपाही, ये विधायक लोग हैं, ये उनके नक्शे कदम पे चलने वाले बहरूपिया हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और 100% जो बोलते हैं वो तो कतई नहीं करते हैं। आप बुराड़ी के एक एक व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए इनके कारनामे क्या हैं, इनके काम क्या हैं, और पिछले 10 साल उन्होंने कितना लूटा है बुराड़ी को। तो कारनामे पे फैसला बुराड़ी की जनता करेगी, चूंकि गए माघ 29 दिन बाकी, अब मात्र 4-5 महीने में चुनाव है। आदित्य जी, जब संजीव झा विधायक हुआ था ना, तो युवा था, अब भी युवा है, हम ही लोगों के उम्र के हैं। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी अपेक्षा थी कि संजीव आए हैं, अपने बीच से आए हैं, कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। आपने कहा कि बुराड़ी को लूट लिया, संजीव नहीं तो आदित्य झा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि संजीव झा आए थे। संजीव झा नहीं आए थे, एक नई विचारधारा आई थी।
2012-13 का जब समय था, दौर था, हम भी दिल्ली में ही थे, स्ट्रगलिंग फेज में थे और कुछ समय के लिए 2014-15 तक मैं भी आम आदमी पार्टी की विचारधारा से बहुत हद तक सहमत था। हालांकि मैं कभी पार्टी या पॉलिटिक्स में नहीं ज्वाइन किया, लेकिन जहाँ तक उनकी विचारधारा की बात थी तो मैं बहुत हद तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत ही नहीं था। मैं ज़ोर शोर से लोगों को भी कन्विंस करता था कि नहीं, राजनीति में कुछ नया बदलाव होने वाला है, देश में कुछ अच्छा होने वाला है, कि ईमानदार गवर्नमेंट आने वाला है, तो हम सबको, और ख़ास करके पढ़े लिखे लोगों का सरकार बनने वाला है, तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। और हम सब ने, मुझे लगता है कि आप भी उसका एक हिस्सा रहे होंगे, और हम सब ने मिल करके केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में पूरा जी जान लगाया, इस उम्मीद में कि दिल्ली की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा और ये मैसेज पूरे देश तक पहुंचेगा और पूरे देश की राजनीति में बदलाव आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उम्मीदों की धरातल टूटती गई, उम्मीदों की इमारत टूटती गई, और आज के तारीख में वस्तु स्थिति ये है कि उनके नाम से लोग नफरत करने लगे हैं। उनके चाल और चरित्र को एक एक व्यक्ति, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल जी कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक बहरूपिया है, इससे ज्यादा और कुछ तो नहीं। आदित्य झा सीए के छात्र रहे हैं, सीए प्रोफेशनल रहे हैं, तो आंकड़ों की भाषा ज्यादा बोलेंगे, लेकिन मंगरुआ तो साहित्य का छात्र रहा है। और आदित्य झा जो पट्टा पहन के बैठे हुए हैं, भाजपा का पट्टा, बुरारी विधानसभा में अपनी दावेदारी प्रमुखता से जता रहे हैं, लेकिन इन पर यह आरोप लगता है कि उनको जब हटाना था तो इन्होंने केजरीवाल को खड़ा किया, और केजरीवाल ने कस्में खाई, मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने पुत्र की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने पुत्री की कसम खा के कहता हूं। और आज केजरीवाल उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन अब लड़ाई इनके और उनके बीच आमने सामने है। भीष्म साहनी की कविता दोहराना चाहूंगा। भीष्म तमस में लिखते हैं कि जब वो उनके लिए आए तो औरों कहा कि मैनू की, जब वो उनके लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैनू की, जब वो मेरे लिए आए तो सबने कहा कि मैनू की। अब जब बुरारी में संजीव झा की करतूत लोगों को दिखने लगे हैं और पूरे दिल्ली में केजरीवाल का जो किया कराया है उसको लोग झेलने लगे हैं, तो कल तक ये उनको खड़ा करने में इनका हाथ था। चूंकि सत्ता तो नरेंद्र मोदी को मिली थी, कांग्रेस गई तो नरेंद्र मोदी ही आए, और ये कह रहे हैं कि आप तो थे। हाँ, मैं पूरे आंदोलन में को कवर करने में पत्रकार के रूप में था, जो जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान में इन पर यह आरोप था कि जितने भी खाने पीने की व्यवस्था है वो संघ के तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास संरचना तो थी नहीं। बेचैन क्यों है? अरे आया है तो रहने दीजिए। नहीं, रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र है। आप इस चीज़ को समझिए कि हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर 5वें साल हम लोग एक महापर्व मनाते हैं, है ना, और मतगणना होती है, चुनाव आता है, मतगणना होती है, और हर 5वें साल हर नेता को ये याद दिलाया जाता है कि भाई आपका मालिक जनता है, और जनता के हाथ में ही आपके सफलता का चाबी या असफलता का चाबी पड़ा हुआ है। 11 साल का समय, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मुझे आइडियोलॉजी या मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आता, मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। 11 साल का समय कम नहीं होता। मैं आपसे भी और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को, बुरारी की जनता को कहना चाहता हूँ कि 11 साल का समय कोई कम नहीं होता। आप 11 साल के कार्यकाल को आकलन कीजिए। बुराड़ी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पे विकास कार्य हुआ है, कितना बिजली उन्होंने फ्री दिया, कितना पानी उन्होंने फ्री दिया, कितनी सड़क उन्होंने बना दिया, कितना उन्होंने शौचालय बनवा दिया, कितनी बस स्टैंड बनवा दिया, कितना स्कूल बनवा दिया, और कितना संपत्ति अर्जन की, क्योंकि राजनीति में तो आपको देना पड़ता है ना। हाँ, कितना व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपना संपत्ति इकट्ठा किया। इन सब चीज़ों का आकलन जनता खुद करें, और यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है। आप केजरीवाल जी के व्यक्तित्व से लेकर के संजीव झा के व्यक्तित्व तक, उनके स्टेटमेंट से लेकर के उनके स्टेटस तक,
हर चीज़ का आप आकलन कीजिए और आप खुद निर्णय लीजिए कि हम सही बोल रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं। अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो चुनाव आने वाला है, आप फिर से उन्हें हाथों हाथ ले लीजिएगा। तो स्टेटस की बात कर रहे थे तो मंगरुआ ये याद दिलाना चाहता है या ये बताना चाहता है कि वो एक फ्लैट नुमा जिंदगी थी केजरीवाल साहब की, उस फ्लैट में मंगरुआ गया हुआ है। हालांकि जब शीश महल में आए तो शीश महल की बहुत चर्चा हुई, तो ये स्टेटस था। और जहाँ तक संजीव झा के स्टेटस का सवाल है तो संजीव झा एक छात्र के रूप में यहाँ थे, कुछ कोचिंग वोचिंग भी चलाते थे। अन्ना आंदोलन के दौरान कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ छात्रों को एकत्रित करके ये जंतर मंतर पर गए थे, हालांकि मंगरुआ को कभी दिखे नहीं। खैर, अब वर्तमान स्टेटस क्या है? देखिए, वर्तमान स्थिति यही है कि दिल्ली की जनता ने इस बार मन बना रखा है, पूर्ण रूपेण अपने आप को मान रखा है कि ये एक झूठी सरकार थी, ये एक निकम्मी सरकार थी, ये एक बहरूपिया के तौर पे यहाँ पे आई थी और जनता को, भोली भाली जनता को इन्होंने झूठ के झांसे में फंसाया, बहलाया और बहला के सत्ता के सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ती गई और इसी बेसिस पे ये पूरे देश में बढ़ती गई। अब की बारी जनता इनके चाल और चरित्र को भली भांति जान चुकी है। इस बार इनको दिल्ली के सत्ता से बाहर फेंकने को बिल्कुल जनता आतुर है। ये लोग ये चीज बार बार कहते हैं, मंगरुआ को उतना भरोसा नहीं होता, लेकिन बुराड़ी के लोग जिस कदर परेशान हैं और आदित्य झा लगातार घूम रहे हैं, उन लोगों के बीच रह रहे हैं, तो इनके पास फीडबैक ज़्यादा होगा। लेकिन मंगरुआ के पास अलग तरह की नज़र है। मंगरुआ ये देखता रहा कि संजीव झा लगभग 4 साल तक बुराड़ी में गायब थे, लेकिन अब संजीव झा घूम रहे हैं, आदित्य जी भी घूम रहे हैं। और लोकतंत्र में नेता को जनता के बीच होनी ही चाहिए। देखिए जनता किसको आने वाले चुनाव में मौका देती है। संजीव को मौका दिया था, जनता ने देखा आदित्य नए हैं। जैसी अपेक्षा संजीव से थी एक जमाने में, वैसी है ये अपेक्षा खासकर हम जैसे युवाओं को, बुराड़ी के युवाओं को, दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले युवाओं को, समाज को आदित्य झा से है। बाकी मैदान में आना पार्टी तय करती है। पार्टी की क्या स्थिति है, कितना नहीं, देखिए, पार्टी क्या तय करेगी ये तो पार्टी का मसला है, नहीं समझे। जैसे आपको बताएं कि हम स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है ना? इम्तिहान लेना एग्जामिनर का काम होता है। तो हम स्टूडेंट होकर के एग्जामिनर के बारे में भी सोचने लगे तो वो ठीक बात नहीं है। पार्टी किस पे भरोसा करेगी ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि उसको किस पे भरोसा करना है, किसके भरोसा करना है और किस पे नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ मेरा जरूर आता है, पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पे हम कहते हैं और हम अपने जो भी मेरे से सीनियर नेता मिलते हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ पे जनता में भारतीय जनता पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं उसको भारतीय जनता पार्टी से बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बस मेरा आप लोग के माध्यम से भी ये आग्रह है, ये विनती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ टिकट दीजिए ताकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी सहयोगी, सभी सपोर्टर मिलकर के जो आम आदमी पार्टी ने बुराड़ी में कीचड़ किया है, इस कीचड़ में हम फिर से एक बार कमल को खिलाने का काम करें। तो कीचड़ में कमल खिलता है, इसके कई उदाहरण हैं। लेकिन बुराड़ी के भाजपाइयों की समस्या ये है कि आधे अधूरे मन से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको बार बार ये लगता है कि कहीं गठबंधन की मजबूरियां होती है। मनमोहन सिंह ने कहा था। बाकी डैश डैश डैश। धन्यवाद।